And the students, good morning, beta. So we are again here for, epithelial tissue. Last time we had started with epithelial tissue, Satinder. Yes? Good Jeevan, Satinder, are you there? Yes, ma'am, yes. है ना, हमने अब एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया था. आपने जो है, हमने कुछ एग्जांपल्स रह गई थी, हमने सबके एपिथेलियल टिश्यू की. We had done the diagrams. I had explained you about the structure of the various type of epithelium. So we are left with some of the examples. पहले समझ लो फिर लिखना. कि simple columnar epithelium means cells are much longer than they are wide, and they form the wall of the stomach and small intestine. जो stomach और small intestine की wall है, वो क्या करती है? वो digestive juices को secrete करती है. So that is why simple columnar epithelium of stomach and small intestine, it is called as glandular epithelium. ठीक है? And in case of small intestine में कुछ जगह पर जो है वो glandular epithelium होगी. कुछ जगह पे, भाविका गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी ज्वाइन किया करो, फटाफट से 9 बजे एकदम 11 बजे एग्जैक्ट ज्वाइन कर लिया करो बेटा. ठीक है? और मैं ये बता रही हूँ सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अपर पार्ट में जहां पे तो डाइजेशन हो नहीं है, देयर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट. एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक the cells have the columnar cells have villi and microvilli. ठीक है? that forms the absorptive, that is brush bordered epithelium. Small intestine में columnar epithelium की wall है, पर दो टाइप के cells है. ऊपर वाले small intestine में duodenum में और थोड़े से jejunum में वहां पे simple columnar है, कोई villi microvilli नहीं है. बट नीचे इलियम वाले पार्ट में जहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, नॉट रीअब्जॉर्प्शन बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड है, वहां पे जो कॉल्यूमिनर सेल्स है, दे हैव मेनी विल्लाई व्हिच गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. इसी तरह से पहले एक बार सुन लो फिर लिखना. सिंपल सिलिएटेड, यहाँ पे मैं दोबारा से, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ब्रश बॉर्डर्ड और सिलिएटेड में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं दोबारा से दिखाती हूँ. दिस इज विल्लाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. वेयर सिलिएटेड एपिथेलियम, अगर सेल्स कॉल्यूमिनर भी है, देन दे बियर हेयर लाइक structures which are called as cilia. So this is ciliated epithelium, this is brush bordered epithelium. Brush bordered epithelium का क्या फंक्शन है बेटा? इनका फंक्शन है ब्रश बॉर्डर्ड का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाना. ठीक है? और हेलो अदिति बेटा, लेट हो गए आज बच्चे, 11:10 हो गए. कैन यू हियर मी अदिति? यस मैम. बेटा लेट नहीं है ना, टाइम पे आया करो. या शायद आज हमने मैसेज नहीं भेजा इस कारण तो नहीं लेट हो गए? मैम यस, मुझे लगा क्लास में नहीं है. अच्छा, मैसेज ही लेट आया था. हमें ऐसे पता क्या, हाँ मैसेज तो अभी सर ने किया, हमें ऐसे लगता है कि अब हम रोज है पढ़ा रहे हैं तो आपको शेड्यूल का पता ही चल गया. कोई बात ही नहीं है. मैम वो कोड नहीं आया. बेटा सेम ही है, सेम ही कोड होता है. ओके मैम, ठीक है, सेम ही होता है बेटा. रोज अब यही शेड्यूल रहेगा और सेम ही पासवर्ड और वो सब सेम ही है हमारा, हम चेंज नहीं करते. ओके मैम, सॉरी मैम. हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा. तो मैं बता रही थी कि विल्लाई और सीलिया में क्या फर्क है बेटा. विल्लाई जो है वो क्या करता है? वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाता है. और सीलिया, फ्लैजेला
इनका क्या काम है, इनका मूवमेंट में काम है। ये किसी भी चीज को सेल की मूवमेंट में या सब्सटेंसेस की मूवमेंट में काम, यहाँ पे सेल तो नहीं मूव कर रहा, बट जो वहां पे सब्सटेंसेस है उनकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। अब अगर सिलिएटेड सेल क्यूबॉइडल है, इट इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल सिलिएटेड, और ये कहाँ पे है बेटा, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में। देखो मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा बना के दिखाती हूँ। नेफ्रॉन, यू नो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ एनले, बीसीटी, और फिर यहाँ पे बेटा दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़ते हैं, और यहाँ तक अभी हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। जब हम आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है यहाँ तक, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में हम टर्म यूज करते हैं यूरिन, इसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। तो simple cuboidal ciliated epithelium, it forms the membrane, it forms the wall of collecting duct of nephron या kidneys में हम कह सकते हैं। और इसका क्या फंक्शन है, it helps in the movement of urine। ठीक है, इसी तरह से सिंपल कोल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम, इस तरह के सेल्स है कहाँ पे है, हमारे बेटा ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, बीचों बीच ब्रेन में। जैसे यहाँ पे दो कैविटीज है, जैसे पहाड़ों में टनल्स होती है ना बेटा, पहाड़ देखे है ना, पहाड़ है उसके बीच में एक टनल है, ऐसे ही हमारे ब्रेन, आप ये देखो कि एक पहाड़ की तरह से है और इसके बीच में टनल्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो है, लेट अस से ये पाइप की तरह से है और उसके बीच में एक कैविटी है, ये तो है ही है नर्वस सिस्टम का पार्ट, बीच में एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। और इन सब कैविटीज को एक कॉमन टर्म हम यूज करते हैं वेंट्रिकल, लाइन वेंट्रिकल्स, इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज है उसमें होता क्या है, क्या वो खाली है, नहीं। अगर टनल में से नदी बह रही हो तो ऐसी ही हमारी जो टनल्स है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो टनल्स है उसमें भी एक रिवर फ्लो कर रही है। किस चीज की रिवर है वो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसकी मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है बेटा, उसकी मूवमेंट में सीलिया हेल्प कर रहा है। सीलिया कहाँ पे है, वेंट्रिकल्स की वॉल में। वो कॉन्टिन्यूसली एक तरफ को बीट करता रहता है, मूव करता रहता है, जिससे सारे जो है वो एक तरफ को फ्लो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। ठीक है, तो columnar ciliated epithelium, it forms the wall of ventricles of brain and spinal cord, helps in the movement of cerebrospinal fluid. Another is females में बेटा ovaries में से eggs कहाँ पे जाते हैं, oviducts या fallopian tubes। उसके बाद वहीं पे fertilization है, जो वो जाइगोट बनता है, जाइगोट देन मूव्स इन द यूट्रस। उसकी मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, उसकी मूवमेंट में फिर सीलिया हेल्प कर रहा है। तो सिंपल कोल्यूमिनर ciliated epithelium helps in movement of cerebrospinal fluid. It also helps in movement of zygote and embryo in the fallopian tube. उसके बाद another example में वैसे ही आगे चल के आपको पता भी चलेगा, another is trachea. ट्रेकिया में बेटा सीलिया पीछे की तरफ मूव कर, वो एयर को नहीं आगे को मूव करने में हेल्प कर रहे, नहीं, वो किसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाए। ठीक है, जब बहुत तेजी से सीलिया मूव करते हैं तब हमें बहुत कफिंग, स्नीजिंग, इस तरह की चीजें राइट, इरिटेट होते हैं। जब डस्ट अंदर जाती है तो वो सीलिया में फंस जाती है, तो सीलिया इरिटेट होते हैं, वो पीछे की तरफ फटाफट से मूवमेंट करते हैं, जिससे हमें कफिंग एंड फिर वो बाहर आ जाता है जो भी कुछ गंदमंद है। ठीक है, तो दिस इज सिलिएटेड। उसके बाद स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। कोई मुझे बताएगा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड क्या है, ताकि मुझे पता चले कि भी आपको याद है कुछ। हाँ जी, एनीबडी, गुरजीवन, भाविका, सिमरन,
सतिंदर, कैन एनीबडी टेल मी? अदिति आप बताएंगे बेटा। स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मींस लेयर्ड, फॉल्स लेयर्ड, बताओ जरा क्या है? कोई बेटा, भाविका आप बताओ बेटा। यस और नो में तो आंसर दो कि याद है कि नहीं, टिक और क्रॉस कर सकते। हाँ बेटा अदिति बोलो। मैम ये एपिथेलियम की टाइप्स में जब हम टाइप्स लिखते हैं तो वो सिंपल एपिथेलियम के आगे आता है, सिंपल एपिथेलियम के फर्दर पार्ट्स है। बट क्या मतलब है इसका? डू यू नो द मीनिंग? डू यू रिमेम्बर द मीनिंग? भाविका, सतिंदर, गुरजीवन, यस और नो टिक करो। हाँ भाविका बोलो बेटा। I guess it is having one layer of cells. But It is having single layer of cells and has its cell nuclei positioned in a manner, में तो वो something बट stratified manner. नहीं, स्ट्रेटिफाइड नहीं बेटा, न्यूक्लियस तो बेस पे ही है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, बट फॉल्स लेयर्ड है। फॉल्स लेयर का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि सेल्स है तो एक ही लेयर के, बट उनका साइज कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जिससे हमें लगता है कि ये एक से ज्यादा लेयर्स है। हमें भ्रम होता है, हमें धोखा होता है। ठीक है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड फिर दोबारा से लिख लो। सिंगल लेयर्ड having different sizes of the cells, having different sizes of the cells due to which they appear, ये लिखा होगा आपने, due to which they appear multi-layered। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा अब मुझे ये बता दो, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम किया है, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या है? व्हाट आर पैरोटिड ग्लैंड्स? बोलोगे आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे से आप बातचीत करोगे। व्हाट आर पैरोटिड ग्लैंड्स? Salivary glands होते हैं। Salivary glands है, very good भाविका। So these are the largest salivary glands, very good. So lines the ducts of parotid glands and urethra of human male। ये आपको बेटा याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम मींस मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। बेटा पहले आप यहाँ तक की एग्जांपल्स लिख लो, फिर मैं आपको कंपाउंड एपिथेलियम बनाकर भी दिखाऊंगी जल्दी से। अब है बेटा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इट इज मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, बहुत सारी लेयर्स है। और मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट ऑन दो सरफेसेस, या इट लाइंस दोज ऑर्गन्स which are directly exposed to environment where there is more wear and tear। ठीक है, तो इसमें बेटा जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, इट इज आइदर क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर। ये कोल्यूमिनर मैंने दिखा दी, पहले ध्यान से आपने सिर्फ डायग्राम मेरे साथ बनाना है, लिखना बाद में। लोअर मोस्ट लेयर इट हैज आइदर क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर एपिथेलियम। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम germinativa। Can divide, the cells can divide to form more number of cells। सिर्फ इस लेयर में एबिलिटी है कि ये सेल्स डिवाइड कर सकते हैं और नए सेल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बेटा नए सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, दे गेट स्लोली, आप देख रहे हो ये अपनी कोल्यूमिनर शेप भूलकर अब ये धीरे धीरे फ्लैटनिंग हो रही है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे
वैसे वैसे इनकी फ्लैटनिंग होगी। ठीक है, तो अपर वाले सेल्स बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। These layers यहां से लेके यहां तक, these are intermediate और transitional layers। जो ऊपर 3 से 4 है, दिस इज कॉर्निफाइड या फिर नॉन कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड का दूसरा नाम है केरेटिनाइज्ड, और नॉन केरेटिनाइज्ड मतलब नॉन कॉर्निफाइड। ठीक है, इसमें क्या है बेटा कि जो केरेटिनाइज्ड है, अगर सुनो पहले, केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम मींस जो अपर की 2-3 लेयर्स है, they become dead, the cells become dead, lose their protoplasm and gets depositions of keratin। केरेटिन एक हार्ड प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बन रहे हैं, हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर्स है जो डेड लेयर्स है, उसमें प्रोटोप्लाज्म खत्म होके उसकी जगह क्या आ जाता है, केरेटिन डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं केरेटिनाइज। बट कई बार मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम में ऊपर वाली लेयर्स में सेल्स है तो फ्लैट, बट दे स्टिल हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे स्टिल आर लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, केरेटिनाइज्ड जो है बेटा वो वाटर लॉस को प्रिवेंट मेनली करती है, उसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन तो है ही है, बट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन स्किन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। बेटा जो लैंड पे एनिमल्स आ गए उनका सबसे ज्यादा खतरा था कि पानी कम से कम जाए, क्योंकि पानी उनको मिल कम रहा, तो कम से कम लूज हो, तो इसलिए उनकी जो स्किन है वो कैसे बन गई, केरेटिनाइज्ड। ठीक है, बट हमारी ओरल कैविटी जहां पे हम बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, मैक्सिमम वियर एंड टियर है वहां पे, बट क्योंकि वहां पे पानी का, क्योंकि सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, मॉइस्ट है, तो वहां पे वाटर लॉस का मतलब नहीं है, इसलिए इट इज लाइंड बाय नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। Another is vagina and cervix of human females. These are the parts of, reproductive system of females. Another is cornea of eye, जो सबसे बाहर वाली एक ट्रांसपेरेंट, जो हमें दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट लेयर है आई के ऊपर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है जी, ये बनाओ और फिर ये लिखो। In keratinized epithelium, the uppermost 2 to 3 layers of cells become dead, and their protoplasm gets replaced by the protein keratin. These dead layers form stratum cornea. These dead layers form stratum cornea. Stratified keratinized epithelium provides protection against mechanical shocks, as well as it also prevents loss of water.
It also prevents loss of water. Next है non-keratinized. Non-keratinized. In this, the upper layers are living. Upper layers are living, although the cells have small amount of protoplasm. Although the cells have small amount of protoplasm. Okay? They provide protection, but do not play any role. But do not play any role to prevent loss of water. To prevent loss of water. Examples आपने लिख ली है. Oral cavity means buccal cavity. Then vagina and cervix of human females, cornea of eye. ठीक है जी. So this is about epithelium. ठीक है, एक और मैं थर्ड टाइप की एपिथेलियम बताऊंगी. Another is आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं दी हुई, बट पता तो होना ही चाहिए जब हम एपिथेलियम कर रहे हैं. ट्रांजिशनल एपिथेलियम. Transitional epithelium. It is between simple and stratified epithelium. ये simple और and ये पूरा लिखना बेटा. stratified epithelium इसके बीच की है. कैसे? It is 5 to 6 layers, but when stretched, अगर इसको खींचो, ये खींच जा सकती है, but when stretched, all layers get arranged to form single layer. इसको जब खींचेंगे, ये 5 से 6 लेयर्स के, बट जब खींचेंगे ऑल लेयर्स या ऑल सेल्स आते हैं नीचे, ऑल सेल्स गेट्स अरेंज टू फॉर्म ए सिंगल लेयर, एक लेयर बना दे. इसलिए हम इसको ट्रांजिशनल, बीच वाली कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन stretchable organs. जो ऑर्गन स्ट्रेच हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सच एज urinary bladder. Another is ureters. इनकी जो वॉल है वो किसकी बनी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. नोट कर लो फटाफट. आ जाते हैं बेटा ग्लैंडुलर. ये आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको करवाऊंगी जरूर. ग्लैंडुलर एपिथेलियम. द एपिथेलियम कौन सी होती है बेटा? ये एपिथेलियम which secrete various substances. इसलिए बेटा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? secretory epithelium. It may be formed of, it is
फॉर्म्ड ऑफ, किसकी बनी है? क्यूबॉइडल सिंपल। बेटा आप यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, जैसे हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कहीं और है ग्लैंड्स तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी। तो ये एपिथेलियम जो है ये वाली ग्लैंड्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बेटा बात करनी है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप की ग्लैंड्स है हमारे पास। कौन कौन सी है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक सेल की बनी हुई या बहुत सारे सेल्स। यूनिसेलुलर जो है बेटा दिस इज सिंगल सेल्ड ग्लैंड, जिसमें ऐसे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। दिस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद, ये सिक्रीट कर रहा है इसके अंदर, दिस इज म्यूकस, स्टिकी सा सब्सटेंस, जैसे लेडी फिंगर है, भिंडी काटो तो चिपचिपी हो जाती है, वो क्या है? म्यूकस है। ठीक है, सो द सेल्स secreting mucus are called as म्यूकोसाइट्स, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? these are also called as goblet cells. So these are goblet cells या म्यूकोसाइट्स are unicellular glands which secrete mucus. जबकि मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स एग्जाम्पल आ जाती है क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, और ये क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर है। दिस इज, ये आगे चलकर डक्ट बनाएगी, ये डक्ट है और इसमें ये बहुत सारे सेल्स हैं। ये बहुत सारे सेल्स हैं। दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, मल्टी सेलुलर। देन सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड आ जाती है बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ pouring their secretions. वो अपने सिक्रीशंस को बाहर कैसे निकालते हैं? किसी पाइप के थ्रू निकालते हैं या ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं? ठीक है, अगर एक नलके पे पाइप लगा हो तो वो पाइप पानी को प्रॉपर जगह पे जहां पे चाहिए वहां पे ले गया, वो पाइप ले गया, दैट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर नलके पे पाइप नहीं लगा है, ठीक है, नालियां सी बनी हुई है और नलका छोड़ दिया, पानी खुद ब खुद जाई जा रहा है, नालियों के थ्रू पहुंच तो रहा है, बट नलके के साथ पाइप नहीं लगी, दैट आर एंडोक्राइन। तो दो टाइप की ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड
एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या है? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर glands with duct. I'm sorry, ये हमने उल्टा कर दिया, I'm sorry. Exocrine glands are glands with ducts, and these are ductless glands. तो इसके नीचे लिख लो, exocrine glands pour their secretions into the target organ, जहां पे उन secretions ने काम करना है, into the target organs through ducts. For example, salivary glands, then gastric glands, intestinal glands, ये exocrine glands है. Endocrine glands secrete hormones and pour their secretions in the blood. उनके पास पाइप्स नहीं है, वो ब्लड में डाल देते, ले जा भी अपनी जगह पे, and pour their secretions into blood. Example है thyroid gland, adrenal glands, pituitary gland. ये दोनों वैसे आपको पता भी होंगी थोड़ी बहुत. तीसरी टाइप की जो अभी तक आपको नहीं भी पता होगी, इसलिए ध्यान से सुनिए. थर्ड आ जाता है बेटा बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन. Based on mode of secretion. ये ग्लैंड का सेल है, लेट अस से. इसने सिक्रीट किया और ये सिक्रीशंस उसके बाद बेटा आगे पाइप है या नहीं, दैट इज अ सेपरेट इशू. ये ग्लैंड का सेल है और ये सिक्रीशंस बाहर कैसे आ गई? बाय डिफ्यूजन. सेल को कुछ नहीं हुआ, सेल खाली हो गया, बट सेल इज इंटैक्ट. सिक्रीशंस बाय डिफ्यूजन बाहर आ गई. मैं लिखवाऊंगी बट पहले आप समझो. दिस इज कॉल्ड एज मीरोक्राइन ग्लैंड. उसके बाद सेकेंड टाइप आ जाती है, ये सेल है, इसने सिक्रीशन की, ये सिक्रीशन बेटा इसके टिप पे इकट्ठी हो गई और फिर ये टिप जो है ये इस सेल से अलग हो गई to pour secretions outside. The tip of the cell gets separated, sloughed off, degenerated. This is called as apocrine glands. Apo मतलब tip. और तीसरी टाइप की ग्लैंड्स है बेटा whole of the cell degenerates. Whole of the cell degenerates to pour their secretions out. These are holocrine glands. These are holocrine glands. बनाओ, पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखाती हूँ.
तो लिख लो, मीरोक्राइन के नीचे लिख लो बेटा, these या cells of these glands pass their secretions out by simple diffusion. The glandular cells remain intact. एग्जाम्पल आ जाता है goblet cells, sweat glands, salivary glands, and intestinal glands. उसके बाद एपोक्राइन ग्लैंड्स. The secretory product accumulates in the apical part of the cell. The secretory product accumulates in the apical part of the cell, which later on gets budded off. And pass their secretions out. Example है memory glands. मिल्क वाली मेमोरी, MEMO वाला नहीं लिख देना है, इट इज MAMMARY, मिल्क ग्लैंड्स. और लास्ट है होलोक्राइन ग्लैंड्स. When the cell gets filled with secretory products, then whole of the cell disintegrates to pass their secretion. And example आ जाता है बेटा sebaceous glands, SEBACEOUS, sebaceous glands या wax glands. या फिर wax glands. तो बेटा this is all about epithelial tissue. ठीक है, तो epithelial tissue में से कोई डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो.